हमारे यहाँ की तीनों ही क्लासेस में यानी कि 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास तीनों में ही स्क्रैच की प्रोग्रामिंग दे रखी है, स्क्रैच की कोडिंग। तो कोडिंग या प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हमें आवश्यक है कि हमें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की नॉलेज हो। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम 6th क्लास में एक चैप्टर दे रखा है, क्रमबद्ध सोच, और 7th में है वही चैप्टर, तार्किक सोच, है ना। तो दोनों ही बात एक है, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग जो होती है और उसको लिखना वो एल्गोरिथम होती है, और इस एल्गोरिथम को पिक्टोरियल रूप में रिप्रेजेंटेशन करना ही फ्लो चार्ट होता है। तो हम इन दोनों के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर को मैंने इसलिए लिया, ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, इसको समझ लेना डीपली बहुत ही आवश्यक है किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को अच्छे से समझें। तो आइए समझते हैं। चरणबद्ध सोच क्या होती है? चरणबद्ध सोच, बारिश के दिनों में कुछ बच्चे पानी पर कागज़ की नाव चलाते हैं। क्या आप कागज़ की नाव बनाना जानते हैं? ये मैंने एक पेपर लिया है नाव बनाने के लिए। इसको पहले मैंने ऐसे फोल्ड किया, ठीक है। एक आयत था, कागज़ का शेप आयताकार था। अब इसको मैंने बीच में फिर एक बार ऐसे थोड़ा हल्का सा निशान लगाया है। ये यहाँ पे निशान लगा लिया, ये निशान हो गया। अब यहाँ से मैंने इस तरह से फोल्ड किया इसको फिर इस तरह से इसके ऊपर बिल्कुल इस तरह से कर दिया, ये इस तरह से हो गया। अब मैंने बचे हुए कागज़ को इस तरह से इसके ऊपर कर दिया, इसको भी इस तरह से कर दिया, ठीक है। फिर मैंने इसको उल्ट पलट करके इस तरह से किया। हम सभी नाव बनाना जानते हैं, लेकिन मैं एक बार और रिवाइज करा दे रही हूँ। इस तरह से कर दिया, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से किया, इस तरह से एक बार फोल्ड कर दिया, फिर इधर पलटा और इधर से भी फोल्ड कर दिया, ठीक है। एक बार फिर से पलटा और इस तरह से फिर से फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के ऐसे हम खींच देंगे, तो ये नाव बनके हमारी तैयार हो गई, ठीक है। ये नाव बन गई, हम बनाना जानते हैं इसको। तो अगर हम इसमें से एक स्टेप बाय स्टेप इसको वर्क करना है, अगर हमने बीच के किसी स्टेप को मिस कर दिया, उसके अलावा थर्ड को कर दिया, सेकंड को छोड़ दिया, तो ये नाव नहीं बन पाएगी, ठीक है। इसे ही कहते हैं क्रमबद्ध सोच, यानी क्रम से हमने सोचा कि इसके बाद ये करेंगे, तभी हम अपने फाइनल रिजल्ट जो हमने सोचा था कि हमें नाव बनानी है, तो हम नाव बना पाए। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेप बाय थिंकिंग क्या है? किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चरणबद्ध सोच एक ऐसी प्रक्रिया है, थिंकिंग प्रोसेस, जिसके द्वारा हमारा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है तथा सरल और प्रभावी तरीके से एक चरण को पूरा करके दूसरे चरण पर जाकर कार्य को पूर्ण करता है, ठीक है। तो क्या है स्टेप बाय थिंकिंग, कि एक चरण के बाद दूसरा चरण कौन सा आना है ये हमारा दिमाग सोचता है, और अगर वो सही क्रम
आपने सोचा है तो आप अपने काम को कर पाएंगे। क्या है स्टेप बाय थिंकिंग के मुख्य चरण? कार्य का विश्लेषण। जो भी आप करना चाहते हैं उसका पहले आप विश्लेषण करें, सोचें उस पर, है ना। कार्य को सरल चरणों में बांट लें, उनको क्या क्या काम करना है उनको सरल चरण में बांट लें कि इसके बाद मैं ये काम करूँगा, फिर ये काम करूँगा, ठीक है। संभावित समाधानों पर विचार करें कि क्या हो सकता है, इस बात पर आप विचार करें, ठीक है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से स्टेप बाय थिंकिंग, वाइज थिंकिंग के मुख्य चरणों को समझते हैं। मानवी एक लड़की है, द्वारा शिवम को मेज पर रखे हुए कलम को देना है। इस गतिविधि को पूर्ण करने में 3 मुख्य चरण होंगे। नंबर 1, ये पहले से रखा हुआ है, मेज पर रखा हुआ पेन है। इसे लेने के लिए मानवी क्या करेगी? सबसे पहले मेज तक जाएगी, मेज की तरफ जाना प्रारंभ करेगी। फिर क्या करेगी? मानवी के द्वारा कलम को उठाएगी, है ना। मानवी द्वारा शिवम को कलम देना। फिर वापस आकर के मानवी क्या करेगी? कलम को देगी। अगर शिवम टेबल के पास ही है तो वो वहाँ से उठा के दे देगी, अगर दूर है तो वो उसकी तरफ कलम को लेकर के जाएगी और उसे कलम देगी। ये हो गई ना बात। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ नेक्स्ट, इसमें क्या बताया? इस गतिविधि में 3 मुख्य चरणों के प्रत्येक चरण को विस्तृत रूप से समझना हो तो क्या करेंगे? ये चित्र देखें आप। मानवी का मेज की तरफ मुड़ना। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है वो अपोजिट साइड में खड़ी हो मानवी, तो क्या करेगी? वो अपोजिट साइड में मुड़ेगी। फिर क्या करेगी? मानवी मेज की तरफ जाना, मानवी मेज की तरफ जाएगी। अगला क्या हो करेगी? तरफ हाथ बढ़ाएगी, उसके बाद कलम को उठाएगी, है ना। कलम उठाना, कलम उठाया। नेक्स्ट, मानवी द्वारा शिवम को कलम देना, ठीक है, की तरफ मुड़ना। अब तीसरा चरण जो था उसमें क्या करे? मानवी ने उसकी तरफ मुड़ी, फिर शिवम को द्वारा शिवम को कलम देना, शिवम का कलम पकड़ना, है ना। शिवम कलम को पकड़ेगा तब जाकर के ये पूरा काम होगा। यानी कि इस 3 चरणों को भी हमने अलग से समझा, इसका विश्लेषण किया। पहले चरण के 2, दूसरे के 2 और तीसरे के 3 चरण बने। इस तरह से 7 स्टेप हुए इसमें, जो कि मानवी द्वारा करे गए और शिवम द्वारा भी, ठीक है। क्या हम इस गतिविधि में चरणों के क्रम को बदल सकते हैं या नहीं? आइए समझते हैं। यदि मानवी मेज तक ना पहुंचती तो क्या मानवी कलम को उठा पाती? आप सोचिए। और जब तक कलम को उठाती नहीं तो क्या मानवी कलम को किसी को दे पाती? अर्थात यदि हम इन चरणों में बदलाव करेंगे तो हमारा कार्य जल्दी पूर्ण नहीं हो पाएगा। अर्थात किसी कार्य को करने के चरणों का एक विशिष्ट क्रम होता है जिसे हम कार्य करने से पूर्व सोचते हैं। जो भी कार्य हमको करना है उसको पहले हमें सोचना होगा ना। सोचते हैं कि ये काम कैसे हो सकता है और इसके कितने चरण होंगे, ठीक है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। खेत में बीज बोना। खेत में नमी की जांच करना। पहले हम खेत में देखेंगे खेत में नमी है या नहीं। खेत की जुताई करना, बीज डालना और पाटा लगाना। जैसे आपने पूर्व उदाहरणों में समझा कि उचित क्रम का हमारे जीवन और अन्य कार्यों में विशिष्ट महत्व होता है। कंप्यूटर के द्वारा किसी भी विशेष कार्य को करने हेतु कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का यह विशेष क्रम एल्गोरिथम कहलाता है।
क्या कहलाता है? कंप्यूटर के द्वारा किसी भी विशेष कार्य को करने हेतु कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का यह विशेष क्रम एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एल्गोरिथम को समझना है। क्या एल्गोरिथम होती है, ये क्या स्टेप बाय थिंकिंग क्या होता है ना। फिर हम स्टेप बाय थिंकिंग को समझने के बाद, यानी एल्गोरिथम को समझने के बाद में इसको हम किस तरह से और सरल भाषा में, सरल तरीके से, सरल पैटर्न में और हम अच्छे से इसको कर सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रोग्राम अच्छा, इफ़ेक्टिव और अच्छा वर्क करने वाला हो। ठीक है, एल्गोरिथम, यहाँ पे एल्गोरिथम के बारे में फिर बताया है। एल्गोरिथम है क्या? एल्गोरिथम को प्रोग्राम यानी कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश लिखने से पहले बनाया जाता है। ठीक है, इसमें एक अर्थपूर्ण परिणाम मिल सके, जिससे क्या, एक अर्थपूर्ण प्रोग्राम मिल सके, इसलिए एल्गोरिथम बनाते हैं। और इसकी एक डेफिनेशन आप कह सकते हैं, इसको परिभाषा, किसी समस्या के समाधान में या किसी कार्य को पूर्ण करने में चरणबद्ध निर्देश को लिखना ही एल्गोरिथम है। ये है इसकी परिभाषा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है, किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को पूर्ण करने में चरणबद्ध निर्देश को लिखना एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक, क्या चावल बनाने के लिए एल्गोरिथम रखनी है, तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप में चावल को पानी से धोना। ठीक है, चावल बनाने की है। चावल को उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ाना। धुले चावलों को उबलते हुए पानी में डालना। 10 से 15 मिनट चावल को पकाने के लिए छोड़ना। और आखिरी स्टेप है पके हुए चावलों को चूल्हे से उतारना। ठीक है, ये टोटल 5 स्टेप दिए हुए, इसमें इन चरणों में हम कार्य करेंगे। आगे देखते हैं। एल्गोरिथम के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 संख्याओं को जोड़ने के लिए एल्गोरिथम। ठीक है, पहला स्टेप है स्टेप 1, शुरू करें। स्टार्ट इंग्लिश में लिख सकते हैं आप। अब हमने 3 वेरिएबल लिए, वेरिएबल num1, num2 और एक ऐड। यहाँ पर ऐड लिखना, इसमें छपा नहीं है। ऐड और वेरिएबल होगा घोषित करें। हमने घोषित कर दिया, हमने 3 वेरिएबल लिए। num1 में पहली संख्या आएगी, num2 में दूसरी संख्या, और ऐड जो वेरिएबल लिया है उसमें हम दोनों नंबरों को ऐड करके ऐड में दोनों संख्याओं का योग स्टोर करेंगे। ठीक है, अब स्टेप 3 में हम नंबर 1 में पहली संख्या और नंबर 2 में दूसरी संख्या के मान के लिए मान लें का मतलब ये है, दूसरी संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या के लिए मान लें, यानी कि इनपुट करेंगे। हम 2 संख्याओं के लिए नंबर इनपुट करने के लिए हम करेंगे। जैसे जो भी प्रोग्राम बनेगा और जो उस प्रोग्राम को यूज़ करेगा वो अपनी मर्जी से संख्या रखेगा। ठीक है, अब चरण 4 यानी स्टेप 4 में नंबर 1, num1 और num2 पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान जोड़कर उसका परिणाम ऐड वेरिएबल में स्टोर करें। है ना, अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी इसकी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी तभी समझ में आएगा। ठीक है, प्रदर्शित करें यानी कि क्या करें, प्रिंट करें, इसको प्रिंट कर देंगे। लास्ट में ये समाप्त हो गया। अब इसी प्रोग्राम को इसको कैसे आउटपुट निकलेगा, हम ये चलेगा कैसे, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। क्या हम जब स्टार्ट करेंगे आउटपुट आएगा, तो एक हमने लिया था num1 और एक लिया है num2 और एक वेरिएबल लिया है ऐड। ठीक है, ये 3 वेरिएबल हमने लिए हैं।
जब कोई व्यक्ति इससे यूज़र यूज़ करेगा तो अपनी मर्जी से नंबर देगा। मान लीजिए 3 नंबर दिया इसने और दूसरे में उसने इनपुट किया 4। अब दोनों का ऐड होना है, तो ऐड करके हमारा फॉर्मूला क्या था यहाँ पर, num1 प्लस num2। ठीक है, तो इन दोनों में ऐड हो करके ऐड के अंदर क्या नंबर आ जाएगा, 7, जो कि प्रिंट हमने करा है। प्रिंट ऐड बराबर 7, ये प्रिंट होकर के दिखाई देगा। एक तो आपको ये दिखाई देगा स्क्रीन पर, फिर ऐड ये दिखाई देगा। दूसरा यूज़र आता है, मान लो दूसरा व्यक्ति उसी प्रोग्राम को चलाता है और वो कहता है उसने 10 नंबर ऐड किए। 10 नम में पहला नंबर लिया 10, नम में सेकंड नंबर लिया, मैं लिख देती हूँ दोबारा से, नम का फर्स्ट नंबर और नम के सेकंड नंबर में उसने 12 लिया। तो ऐड के अंदर क्या स्टोर होगा, ऐड के अंदर स्टोर हो गया 22। क्या दिखाई देगा आपको, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा और दिखाई देगा ऐड के अंदर 22। ठीक है, ये इस तरह से प्रोग्राम बनता है। इसका आउटपुट ऐसे निकलता है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट में एक्चुअल होता क्या है, क्या होता है, एल्गोरिथम यूज़ करी जाती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फ्लो चार्ट उस एल्गोरिथम का एक फ़ोटो है, ये समझ लीजिए। आपको स्टेप बाय स्टेप उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कैसे बाकी का आप आगे समझेंगे, पहले इतना समझ लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम जो आपकी लिखी है उसको रिप्रेजेंट करता है किसी चित्र के रूप में, है ना। जैसे कि आपका कोई चित्र आपको दिखाया जाता है, उसके बारे में किसी ने लिखा है। चित्र देखकर कोई भी पहचान लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं, लेकिन जो लिखा हुआ है उसे केवल पढ़ा लिखा ही इंसान पढ़ के समझ सकता है कि ये किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। तो फ्लो चार्ट ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए। एल्गोरिथम को पूरा पढ़ना पड़ेगा तब बात समझ में आएगी, लेकिन फ्लो चार्ट को आप देख करके प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं और उसके सॉल्यूशन को। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंबल्स, सिंबल यानी कि जो इसमें यूज़ होगा, फ्लो चार्ट बनाने में जो भी सिंबल यूज़ होंगे उसके बारे में, फ्लो चार्ट में क्या सिंबल यूज़ होने वाले हैं उसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। ये ओवल टाइप की शेप है, ओवल टाइप की शेप है। इसको यूज़ करते हैं हम स्टार्ट, जब फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं तो हम ये ओवल शेप को यूज़ करते हैं, आकार को, ओवल आकार को स्टार्ट। और जब प्रोग्राम को स्टॉप करते हैं तो इस वाले बॉक्स का यूज़ करते हैं, ओवल बॉक्स का। ये पैरेललोग्राम, इसको कब यूज़ करते हैं, इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट बॉक्स बोला जाता है इसको। ठीक है, आगे नेक्स्ट रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, गणित में सबने ये शेप पढ़ी है। ये प्रोसेसिंग बॉक्स है। प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया जो चलती है किसी काम को करने की। ठीक है, जैसे अगर मैथ का कोई प्रश्न है, प्लस माइनस जोड़ घटाओ, हाँ डिवीज़न मल्टीप्लाई, जो कुछ भी है वो सब इस वाले बॉक्स के अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डायमंड। इसका नाम डायमंड इधर लिखना था लेकिन ये थोड़ा सा गलती से लिख गया इधर। डिसीजन बॉक्स होता है ये, या कंडीशन बॉक्स।
बोलते हैं इसको डिसीजन बॉक्स या कंडीशन बॉक्स। इसको पहचान इसकी डायमंड काइट के आकार की है। डायमंड ऐसे ही होता है ना, काइट थोड़ी सी शेप थोड़ा सा ठीक से नहीं बना, ठीक है। तो इसको किसके लिए यूज़ करते हैं? जब कभी हमको डिसीजन लेना होता है या कोई कंडीशन होती है कहीं भी। आगे जब आप फ्लो चार्ट बनेंगे, देखेंगे, यूज़ करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। अभी इतना समझ लीजिए, ये चीज़ें यूज़ होती हैं हमारे फ्लो चार्ट में, आगे जाके यूज़ होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लो लाइंस। ये फ्लो लाइंस है, ये क्या शो करती हैं कि हमारा प्रोग्राम किधर की ओर रन कर रहा है, किधर जा रहा है ना, डेटा किधर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये शो करती है। नेक्स्ट है कनेक्टर। इसको कनेक्टर बोलते हैं। ये कब यूज़ होता है? जब हमारा प्रोग्राम अगले चैप्टर पे अगले पेज पर जा रहा होता है ना, बड़ा फ्लो चार्ट होता है और पेज ख़त्म हो गया है, तो क्या करते हैं हम? इसका यूज़ करते हैं नेक्स्ट वाले जहाँ से शुरुआत है ना, और जहाँ से पेज ख़त्म हो रहा है वहाँ पे ये कनेक्ट करने के लिए हम इस वाली शेप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए फ्लो चार्ट के सिंबल्स, और क्या क्या इनका यूज़ है, क्या इनका नाम है, ठीक है। ये जो है फ्लो चार्ट में यूज़ होंगे। अब इसी एल्गोरिथम, जो अभी एल्गोरिथम आपको बताई, उसी का फ्लो चार्ट है। स्टार्ट से शुरू होता है फ्लो चार्ट। ये ओवल साइड शेप है ओवल की। ये स्टार्ट और एंड के लिए यूज़ होता है, ये वाला बॉक्स है ना। और ये प्रोसेसिंग बॉक्स है। हमने डिक्लेयर करने के लिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए लिया है num1, num2 एंड ऐड। वेरिएबल हमारे 3 वेरिएबल थे जिसको हमने यहाँ डिक्लेयर किया है। 3 वेरिएबल हमने लिए हैं। अब रीड वन, या यहाँ पे इनपुट भी लिख सकते हो। इनपुट नंबर 1, नंबर 2। नम जो वेरिएबल है वो नंबर को डिनोट कर रहा है, तो नंबर 1 में और नंबर 2 में आप अपनी मर्जी से कोई संख्या क्या करें, इनपुट करें, ठीक है। अब नीचे प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के लिए ये फॉर्मूला हमने रखा है ऐड के लिए। और आखिर में जो ऐड के अंदर ये जो नम का स्टोर हो गया, नंबर जो भी किसी यूज़र ने अपनी मर्जी से नंबर दिया था वो स्टोर हो गया ऐड के अंदर, और ऐड प्रिंट हो जाएगा, प्रोग्राम का एंड हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। मेरी राय में थोड़ा सा इंग्लिश में शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा और आगे जब आप आगे बढ़ेंगे 8th तक तो चलो चल जाएगा हिंदी में, लेकिन थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी आप सीख लेंगे प्रोग्रामिंग में तो अच्छा रहेगा, ठीक है।